सामीन कराम FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समाअतों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी ज़बान से जुड़े रहें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो इधर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं वो सैयद तौकीर हुसैन बुखारी साहब फ्री ग्रोन पार्टी से हैं और रुखसाना बीबी जो कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी से तल्लुक़ रखती है, आने वाले इलेक्शन में कम्युनिटी उम्मीदवार भी हैं और शाह साहब भी फ्री ग्रोन के उम्मीदवार हैं। बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं और बड़ों के भी मसाइल हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे दोनों साहिबान से, मोहतरमा से भी और शाह साहब से भी। हम दोनों मेहमानों को, बल्कि तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, मैं चाहूंगा सर आप अपना तारुफ करा दें। जी, मेरा नाम सैयद तौकीर हुसैन बुखारी है। मैं डेनमार्क में 55 ईयर्स हो गए यहाँ रहते हुए, और जब से आया हूँ डेनिश पॉलिटिक्स की है, पाकिस्तानी थोड़ी सी की है, लेकिन ज़्यादातर अपने लोगों के लिए वेंस्ट्रा में रहा हूँ, रेडिकल वेंस्ट्रा में रहा हूँ। अब मैं स्पोक पर्सन हूँ ऑफिशियली, और स्पिन डॉक्टर जिसको कहते हैं, कि मशीर कहते हैं, वो हूँ मैं, जिसका आपको भी इल्म है। मैं उसका स्पिन डॉक्टर हूँ, उनका मशीर हूँ, और वो मैं उनको जो गुफ्तगू जो चीज़ वो मुझसे मशवरा मांगते हैं वो मैं देता हूँ। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा, मेरा क्योंकि ज़्यादातर रूहानी सिलसिले में औरतों के साथ ताल्लुक़ होता है वर्ल्ड वाइज, और मैं दामदूद भी करता हूँ, और इसके साथ जो है वो मेरे लिए अव्वल जो है कि जो डेनिश का जो मुतालबा है कि औरत को इज़्ज़त दो, इसलिए 2013 में मैं जो क्वीन ली अपना एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी स्वीडिश की, उसका मैं ऑनरी मेंबर बना था, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर जहाँ वो स्टोर सेल में वो तकरीर कर रहे थे, वहाँ मैं पहला फॉरेनर था या मुसलमान था जिसने तकरीर की थी औरतों के हक में। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं रुखसाना बीबी आपसे भी कहूँगा कि आप अपना तारुफ कराते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पे जो है काम करती रहती हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया। आज आप हमें ये सुन रही हैं, तो ये सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि मैं जो डेनिश पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, और तकरीबन 20 साल से मैं इसी में हूँ। मैं कह सकते हैं डिफरेंट जो गोल है उसके अंदर थी। इंचे खशूस गोल में इतनी सीरा जो इंचे खशूस मिनिस्टर के अंडर है उसके अंदर रही हूँ मैं, और उसके अलावा जो इस वक्त जो है वो जो कॉमनवेल्थ की जो है उसमें भी मैं उम्मीदवार हूँ। अगले जो कॉमनवेल्थ हो रहे हैं 18 नवंबर को जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें भी है, और उसके अलावा जो है मैं फर्स्ट सुप्लेंट हूँ कम्युनिटी एल्बस्टोन में, तो मैं एल्बस्टोन से खड़ी हूँ। उसके अलावा जो है मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में है, CBS कोपेनहेगन से मेरी एजुकेशन है। तो मेरा जो इस वक्त जो मैं काम करती हूँ, तो बहुत सारे इंशिकाशोन वाले मसले होते हैं, ये मेंटर के होते हैं, मैं ट्रांसलेटिव भी करती हूँ, कम्युनिकेशन डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी करती हूँ। उसके अलावा जो है ये जो पाकिस्तान से जो रिक्रूटमेंट यानी कि स्टाफ इधर डेनमार्क के लिए, यूरोप के लिए मैं उनको हायर करती हूँ। तो ये तो मेरा तालमेल जो हमारी आज जो हम बातें कर रहे हैं, जो आपने बताई है कि ये जो औरतों का हवाले से कि हमें औरतों को जो इज्जत देनी चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैं बिल्कुल इस पे जो है आपके साथ तायद करती हूँ। मुझे ये याद है कि पिछले साल मैंने रमज़ान में एक प्रोग्राम रखा था, यहाँ जो फलकत सिंह में है वो बैठी हुई है, कौन ववीप हुआ है, सोशल डेमोक्रेट की हैं, मिनिस्ट्री में बैठी हुई हैं, उनके साथ मिलके मैंने एल्बस्टोन में हमने एक प्रोग्राम किया था पीटर्समुर के साथ। तो उसमें काफ़ी औरतों ने शमूलियत की थी। हमने इफ्तार मतलब नात ख्वानी की थी, बातें की थी औरतों की जो आज़ादी है, औरतों ने किस तरह से यहाँ डेनमार्क में भी बहुत ज़्यादा वो मतलब पॉलिटिकल लेवल पे बहुत फाइट करके जो हक लिया था।
तो इसी हवाले से हमारी बात हुई। तो उसके बाद जो है वो मीडिया में सारी खबरें छपी थी, उसने अपने सोशल मीडिया पर लगाई थी। दूसरे दिन ही जो 10 के फाल के बच्ची है उन्होंने न्यूज़पेपर में डाल दिया कि हाँ जी, सोशल डेमोक्रेट जो वो सपोर्ट करते हैं कि ऑप्टिक्स यानी कि औरतों की अलहदा महफिल होती है और मर्दों की अलहदा महफिल होती है। तो ये चीज़ उन्होंने बड़ी उछाली थी। तो कहने का मतलब ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे जो डेनिश पॉलिटिक्स भी इस चीज़ की समझते हैं कि हाँ, जो इंटरेस्ट औरतों के लिए होता है, ख़ास औरतों वाला होता है, उसमें मर्दों की ये नहीं है कि हम उनको इजाज़त नहीं देते या ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ प्रोग्राम होते हैं औरतों के लिए होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए होते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता उनके अंदर ना। तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ की जो यूरोपियन डेनिश सोसाइटी है वो कोई पॉइंट नहीं छोड़ते जिसमें औरतों को ये सामने नहीं लाते। एक छोटी सी कोई बात हो जाए तो वो जरूर सामने लाएंगे कि नहीं ये हुआ। मुझे लगता है आपको भी याद होगा और भी कई प्रोग्राम है जहाँ पे उन्होंने एस्केल किए होते, एक तो औरतें बैठी हुई थी, एक तो मर्द बैठे होते। मेरे हमें ये ओहूस की बात है। तो वहां पे भी उन्होंने काफी उछाला इस चीज को मीडिया में। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस चीज़ का हमें जवाब भी देना चाहिए। ये नहीं कि हमने बस सुन लें तो हम उस चीज़ को मतलब करेक्ट करने की कोशिश करें। नहीं, ये एक कल्चर चीज़ भी है कि हम कोई सब्जेक्ट और डेनिशों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जैसे फिस्करी है फॉर एग्जांपल, या ये जो जाते हैं उसके ऊपर हंटिंग के लिए जाते हैं तो मर्द जाते हैं, मर्दों की ये एक महफिल होती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि औरतें इन्वाइटेड नहीं, लेकिन कोई अगर आप औरत को इन्वाइट भी करो तो वो भी नहीं, तब भी नहीं जाएगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हमें इस चीज़ का ज़हन में उसके जवाब इस तरह से भी देना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हम फौरन कहें कि नहीं ये हमारे जो कल्चर में ये एक पाबंदी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डेनमार्क में इस चीज़ की पाबंदी है। मुझे लगता है कि औरतों को सामने आना चाहिए, आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आजकल जो मुझे नज़र आ रहा है माशाल्लाह से दिन ब दिन ज़्यादा इस चीज़ का तरफ रुझान हो रहा है, औरतें घरों से बाहर निकल रही हैं। शाह साहब, आपने देखा कि इन्होंने तफसील से बताया ख्वातीन के मुताबिक। तो शाह साहब, हमारी बच्चियां, हमारी ख्वातीन जो है वो स्कूलों में भी जाती हैं, कॉलेज में भी जाती है, यूनिवर्सिटी में भी जाती है, कम्युनिटी में भी काम करती हैं और हर महकमे में काम करती हैं। लेकिन ये जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, कुछ ऐसी पार्टियां होती है इन इशू को लेकर चलती हैं। तो क्या जो हमारे मुसलमान हैं, जो डेनिश मुसलमान है, बैकग्राउंड वाले मुसलमान है, क्या वो सियासी तौर पर इस चीज को ले नहीं लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छी बात की है रुखसाना बेटी ने। असल में बात यह है कि जब हमें इस्लामी तौर पे हमें मुख्तलिफ फ़िरक़ों के अंदर ये बताया जाता है कि महरम और ना महरम, इसकी जो ट्रांसलेशन है इसने हमारा सत्यानाश किया है। हर मर्द, हर औरत जो कलमा गो हो या ना हो उसका महरम होता है। महरम का क्या मतलब है कि आपकी प्रोटेक्शन में वो अगर आई है, आपसे सवाल जवाब करिए। जैसे मैं डेनिशों के साथ जाके बैठता हूँ, वो बच्चियाँ मुझसे सवाल जवाब करती हैं, मेरी ज़हनियत जो है वो बुरी नहीं होनी चाहिए। मेरे अंदर ये खौफ होना चाहिए कि मेरे साथ दो फरिश्ते हैं, अल्लाह मुझे देख रहा है कि क्या मैं इसके साथ किस तरीके का बिहेव कर रहा हूँ। ये हमारी जो एजुकेशन है इसके अंदर हमने अपना सत्यानाश किया हुआ है। दूसरा, रुखसाना ने बहुत अच्छी बात की। मैं भी जब बातें होती है तो मैं डेनिशों को यही कहता हूँ कि मैंने खुद शादियाँ की हैं डेनिशों के साथ। आपके यूलैंड के अंदर जो है वो वही कल्चर है जो हमारे पाकिस्तानी गांव के अंदर कल्चर है। सो बस फोर स्किल्स कहाँ है? वो कहते हैं कि फोर स्किल्स बहन ये है कि आप लोग जब खुद आते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप सामने कोई चीज हो रही है तो आप गर्दन मोड़ के उस औरत को जो है वो निशाना बना रहे होते हैं, उसी के तरफ देख रहे होते हैं। आप सीधा क्यों नहीं देखते? जब कोई नाच गाने वाली आती है तो आप उसको सुनते हैं, आप उसको देखते हैं, सब कुछ करते हैं, उस वक्त आप लेफ्ट राइट नहीं देख रहे होते। लेकिन जब आपके साथ कोई बच्ची आके बैठ जाती है, कोई और हो जाती है, तो आपके बसों में देखेंगे, जब आप बसों के अंदर सफर कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको महरम गैर महरम के साथ एक बच्ची जो है वो डेनिश के साथ बैठ जाएगी, लेकिन मेरे तौकीर शाह के साथ इसलिए नहीं बैठेगी क्योंकि उससे मुझसे खौफ है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप किसी स्टूडेंट के पास चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, आप हाथ पे दाने रख लें और हाथ को ऐसे कर लें, कोई परिंदा आगे नहीं बैठेगा क्योंकि उसको दूर से पता है कि ये नस्लन बुरा है, ये मुझे हर्ट करेगा। तो अगर डेनिश चला जाता है, वो शराबी भी होगा तो उसके शोल्डर्स पे आगे बैठ जाएगा या उसके पास आ जाएगा क्योंकि उसको पता है कि ये ज़हनी तौर पे इस तरह का मरीज नहीं है। इसकी वजह क्या है? बचपन से एजुकेशन, हम अपनी औरतों को बिल्कुल ही इस्लाम से दूर रखते हैं। अगर हम मिसालें देते हैं तो हम अगर ओपन करें
हदीस को, तो सबसे ज़्यादा औरत किसी की मिसाल मिलती है तो वो हमारी माँ हज़रत बीबी आयशा की मिलती हैं। तो भाई वो आपने कैसे इकट्ठी कर ली? अगर वो मर्दों के सामने नहीं होती थी, मर्दों को क्या पता है ये कौन अंदर बैठा हुआ है मैं ये दे रहा है, वो दर्स कहाँ से मिला? मैं अगर एक अच्छा इंसान हूँ तो मेरी माँ ने मेरे बाप के मरने के बाद मुझे अच्छी तालीम दी तो मैं आज इस जगह पे बैठा हूँ। तो हमें ये बताना चाहिए कि हमें सबसे बड़ी जो बात है कि एक तो आप डोमेस्टिक सवाल जो है सियासतदान उठाते हैं, डेनिस सियासतदान उठाते हैं जी, तो डोमेस्टिक वायलेशन हमारे में बहुत ज्यादा है। हम लोग गांव में कोई बात हो, टेलीफोन पे कोई बात हो तो हम इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो डेनिस स्कूलों में पढ़ते हैं, वो सहम जाते हैं। बच्चे ये सुनती है कि फलाने गांव में फलाने बंदे को मार दिया गया, फलानी बच्ची के साथ ये हो गया, फलाने के साथ, तो वो ज़हनी तौर पे दो कल्चर के अंदर जो है वो पिस के रह जाती है। हमने जो एज ए ग्रोन अप पर्सन इनका इलाज करना है। जो रुखसाना बीबी ने पॉइंट आउट किया, क्या हम 50 सालों में इनको बता नहीं सके? देखिए जी, हम औरतों को आगे नहीं आने देते, हम आने ही नहीं देते। मैंने आपके रेडियो पर कितनी दफा कहा है कि बेटियां आए, बेटियां मिलती हैं, उनको कहते हैं आए अपना प्रोग्राम करें। आपने भी कई दफा ऐलान किया है कि आए, आपके पास 7 दिन रेडियो प्रोग्राम होता है, एक दिन वो पूरा प्रोग्राम ले ले, अपनी औरतों को ले आए, उनसे बात करें आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको वीजे की प्रॉब्लम है, आपको कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, हल की तलाश निकाले। क्वीनली येम्स यहाँ पे भरे हुए हैं हमारी औरतों के साथ। मैं थोड़ा सा आपके साथ एग्री नहीं, जी जी बिल्कुल, मैं सोचती हूँ कि मैं आपके साथ एग्री नहीं करती यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी जो औरतें हैं वो आ रही हैं, आती भी हैं इस फील्ड में। सर कह सकते हैं पॉलिटिक्स में कम आ रही हैं, लेकिन वैसे आपको देखो बाहर निकलो मीडिया में हर जगह पे, और अगर प्रायोरिटी अगर कहें कि जी आके बात नहीं करती, मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा हैं जो बात करती हैं। आप कोई भी कॉन्फ्रेंस, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस रखती हूँ, गेट टुगेदर रखती हूँ, कई हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे औरतें आती हैं, वो औरतें मतलब हिस्सा लेती हैं। अभी मैं रिसेंटली पिछले हफ्ते मेरे में प्रोग्राम था, उधर आमा में प्रोग्राम था, पाकिस्तान से कोई आर्टिस्ट आए हुए थे, तो माशाल्लाह से मेरे यहाँ में औरतें ज्यादा थी, मर्द कम थे। जी 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 बिल्कुल, ख़वातीन बहुत ज़्यादा थी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो हमारे में प्रोग्रेस आया, मुझे लगता है कि अब जो बहुत सारी औरतें जो हैं वो आती हैं, सामने आती हैं, और ये जो जैसे पीटर्सबर्ग का एक फ़ाइंडिंग है, इस तरह की आप देखें हर कम्यून में कोई ना कोई फ़ाइंडिंग है जहाँ पे औरतें मिलती हैं, बैठती हैं, वो अपनी मतलब अपनी वो जो भी उनके मसाइल होते हैं उनके लिए वो हल उनके निकालती हैं। कोई ना कोई आता है, फोथाव करता है, स्पीच करता है। तो मेरे ख्याल में जो कम्युनिटी की तरफ से तो बहुत कुछ हो रहा है कि औरतों को बाहर नेटवर्किंग करने के लिए वो मौके मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा है। और जो हमारी खासकर जो हमारी औरतें जो सीनियर थोड़ी हो गई हैं, जिनके पास जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जो अकेली भी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ की जा रही है। और वजह क्या है कि जो यंग औरतें क्यों नहीं आती, वो देखिए ये मसला सिर्फ हमारी डेनिश सोसाइटी का, सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी का नहीं है, ये एक जनरल मसला होता है कि यंग जो जब आप होते हो ना 30-35, तो आपको वो घर का, बाल बच्चे का, अपने कैरियर का इतना वो आप बिजी होते हैं कि आपके पास इन चीज़ों के लिए आप सोचते हो ये आपके इसको प्रायोरिटी नहीं देते। तो ये नहीं होता कि उनको इजाज़त नहीं है, या मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है वो ये है कि हमें बस ये है कि हमें थोड़ा जवाब देना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब था, हमें मीडिया में ज़्यादा लाना चाहिए। जब हम अच्छी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जब भी देखें ये सिंपल पॉलिसी करते हैं ना, ये जब भी इलेक्शन का टाइम आता है कोई ना कोई ये इशू पकड़ लेंगे, छोटी सी बात पे ऊपर जो उन्होंने सिंपल पॉलिसी करनी होती है, सिर्फ जो सस्ते वोट कर लेने के लिए, और कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसमें हकीकत कुछ नहीं होती। आपने देखा कि मैं जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी आने वाले जो इलेक्शन होंगे अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को, आपकी पार्टी फ्री ग्रोने औरतों के हकूक के बारे में क्या उसका एजेंडा है? और दूसरा ये मैंने देखा कि सारे गैर मुल्की जितने भी कम्यून के आते हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन में लेते हैं, वो जब तक फिया ख्यास्को का नाम ना लें उनकी खुराक ये सब नहीं होती, सियासी खुराक। देखिए जी, पिया केस को तो इतनी खतरनाक नहीं जितनी सोशल डेमोक्रेट या वेंसा वगैरह पार्टी है, ये सारी पिया केस को निकली है सोशल डेमोक्रेट से। अब मैं इसके ऊपर क्या बहस करूं, क्योंकि मैं 75 का हूं और मैंने यहाँ पे
मोर देन 52 ईयर्स यहाँ पे सियासत की है, और मैं वायद एक ऐसा बंदा था जो कि फलके थिंक के उस में एज ए पाकिस्तानी बैठा था, नॉट एज ए डेनिश बट पाकिस्तानी बैठा था। तो ये चीज़ें मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखने से ही आगे चलता है। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि जब हमारी पार्टी है जो इसके अंदर, मैंने आप भी इस चीज़ के गवाह हैं राजा गफूर साहब, कि मैंने वहाँ इनको कहा है कि सबसे ज़्यादा औरतों को आगे लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा है, मर्दों से ज़्यादा औरतों की तादाद है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोपेनहेगन में जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं, डेनिश पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स बहुत कम है। लिहाजा हमें जो है इन लोगों को एजुकेट करना है, इन लोगों को हमने ये बताना है कि आप चले जाएं, फोर्डेक्स में चले जाएं, किसी भी आप सेंटर में चले जाएं, हमारी औरतें वहाँ पे घूम फिर रही होती हैं, लेकिन मसाइल क्या है? फिर आप पिया खेस को काउंटर नहीं कर सके ना? नहीं, पिया खेस को जो है वो भी हमसे तंग थी, तो उसने ये बातें की हैं, हमने ही उसको स्कोप किया, हमने ही उससे बुराई की। इसमें मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि हम अब उम्र के उस हिस्से में बात ना करें, ये हमारी अपनी नालायकी। अब बात ये है कि जो बेटी रुखसाना बात कर रही है उस पर हम आते हैं। देखें, मुझे पता है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो कम्यून के अंदर भी हैं, हाउस राइट में भी है, मिनिस्ट्रीज में भी है, ऊलेनिंग में, हर जगह बैठी हुई है। लेकिन मसला क्या है? क्यों है ये मसला क्या है कि सबसे ज्यादा हमारी औरतें जो हैं वो वेस्टाइन में हैं, एल्बर्टस्टोन, ईसा, ब्राउनबी है, और उसके बाद कोपेनहेगन में। और ये वो कम्यूने हैं जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर सख्तियां हैं, यानी कि अगर इनको वीजा लगवाना है तो इनको नेस्टविथ जाना पड़ता है। हम लोग जाते हैं उडेंसे में जाते हैं, यहाँ से बाहर चले जाएं, हीरो रोड में चले जाएं, तो वो उनके पास जो बॉस सर्विस है वो बॉस सर्विस सारे काम कर रही है, उनके बायोमेट्रिक और हर काम वो कर रहे हैं, और वो में सब उनको नहीं यहाँ आना पड़ता। हमारी आपस की साहब ये पूछते हैं, रुखसाना से पूछते हैं, चूंकि इनकी जमात की हुकूमत है, इनसे पूछते हैं, और उसके बाद ख्वातीन के मसाइल पे दोबारा आते हैं। रुखसाना बीबी, ये जो शाह साहब कहते हैं कि ये वीजा लगवाने के लिए जो बड़े दूर जाना पड़ता है, बाकी कम्युनिटी नहीं करती, लेकिन ये सब गोज में हो रहा है। नहीं, ये आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है। बात ये दरअसल ये है कि जब आपने वीजा लगवाना है तो आपका स्टेटस क्या होगा? जब आपने वीजा लगवाना है, इसका मतलब आप पाकिस्तानी नेशनल है ना, तभी आपने वीजा लगवाना है। और जब आपने वीजा लगवाना है तो आपने इमिग्रेशन जाना है। असल में जो ये है कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो सिटी से, इनकी जो पॉलिसी थी कि आउटर डेनमार्क को भी हमने इन्वॉल्व करना है, आउटर डेनमार्क में भी हमने जॉब्स मूव करनी है, वो उस पॉलिसी का हिस्सा है कि बहुत सारी जो हमारी मिनिस्ट्री हैं, इसी तरह इमिग्रेशन सर्विस है, वो जो ना सिटी से बाहर, कोपेनहेगन से बाहर चली गई हैं, वहाँ जॉब्स क्रिएट करने के लिए गई हैं, ताकि वहाँ के लोगों के लिए भी जो है ऑफिस जॉब्स अवेलेबल हो सके। तो ये जो है, तो ये एक पॉलिसी का हिस्सा मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि हम जो है वहाँ पे जाके शहर से हर ऑफिस, मेन ऑफिस अब कैपिटल में ना रखें, बल्कि आउटर डेनमार्क को भी ये जो एक कनेक्ट करें, क्योंकि डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी वो दिक्कत होती है ना, कि जो है ज़्यादा लोग ये कोशिश करते हैं कि हम कोपेनहेगन या सेंट्रल एरिया में रहें, तो इनका ये कोशिश होती है कि पूरे डेनमार्क में लोग जो है ना बात हुए। तो ये इस पॉलिसी का हिस्सा था। और जो आप कह रहे हैं पावर सर्विस की बात करें, वो पावर सर्विस की ऐसी, आपको मैं कानून बता दूं, आपने कोई भी काम करना है पावर सर्विस का, तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी कम्यून में जाएं, आप किसी भी कम्यून में जाकर पावर सर्विस का काम करवा सकते हैं। आपने अपना पासपोर्ट बनाना है, यानी कि डेनिश नेशनल्स की मैं बात कर रही हूँ, आपने अपना पासपोर्ट बनाना है, बच्चों का पासपोर्ट बनाना है, आपका जो नेम ईडी का मसला है, ये आप किसी भी पावर सर्विस में, कोपेनहेगन में चले जाएं, वेस्टाइन में चले जाएं, हीलो, कहीं भी, मैं अगर बेशक एल्बर्टस्टोन में रह रही हूँ, मुझे अगर लगता है ना कि मैं कोपेनहेगन में आ जाऊँ तो मैं कोपेनहेगन पावर सर्विस में जा सकती हूँ। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन सी पावर सर्विस में आप जाएं। ये बात मैं हजम नहीं कर सका, क्योंकि ऊलेनिंग वाले कहते हैं कि आप कोपेनहेगन में, एल्बर्टस्टोन में आपका एड्रेस है, तो लिहाजा आपको नेस्टविथ आना पड़ेगा। आपकी पार्टी ऐसा नहीं कर रही। हमारी पार्टी का ये मंशूर है कि जितनी भी ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो इस वक्त बैठी हुई है, इसको मैं पीडीएम की गवर्नमेंट कहता हूँ, इन्होंने जो डेनिश ग्रून लॉ है, जो डेनिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इनका आइन है, उसके खिलाफ जो
ये सारे कानून बनाया है, हम इसके खिलाफ बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इसको ख़त्म करना है। हम कैसे कानून चाहते हैं जो आइन के मुताबिक हो। और यहाँ पे जो इन्होंने अभी ये सिस्टम रखा है कि आज तक ना सोशल डेमोक्रेट, ना वेंस्ट्रा, ना रेडिकल वेंस्ट्रा, ना एसएफ, ना इनिस्लिस्टन, कोई भी हमारे लोगों को के खिलाफ जो कवानीन बने, हमें तो छोड़े, जो इनके अपने डैनिश हैं, जो कि खानदानी डैनिश है, लड़का हो लड़की, वो किसी फॉरेनर के साथ शादी करके अपनी बीवी बच्चे को यहाँ नहीं बुला सकते। इससे बड़ा आइन के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कैसे हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि अब ये लोग कितनी बड़ी आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। राजस्थान, एक मिनट मुझे अब बोलने दे थोड़ा सा, ये आपने छेड़ दिया तो अब बात सुने। ये ग्रून लॉ की कितनी बड़ी ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि एक बच्चा या बच्ची बीमार हो जाते हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो इनवैलिड हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं। उसको कहते हैं आप जॉब सेंटर जाओ, आप एक्टिव हैं। अरे एक बंदा बीमार है, डॉक्टर लिख रहे हैं, हॉस्पिटल लिख रहे हैं, और आप उसको कह रहे हैं अब क्या हुआ है। आपके रेडियो में मैं बोलता रहा हूँ ना, 5-6 साल से कि ये गैर कानूनी है। अब ये कह रहे हैं कि 2030 के अंदर हम इस ऊपर गौर कर रहे हैं और इस कानून को हम चेंज कर रहे हैं। क्यों कि हमारी पार्टी ने ये ऑलरेडी इसके अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। लंबी डिबेट हो जाएगी। रुखसाना से पूछते हैं, रुखसाना बीबी, ये इलेक्शन आ जाएंगे, ईद गुजर जाएगी, उसके बाद बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां हो जाएगी और इलेक्शन बहुत करीब आ जाएंगे, तो आपकी जो कोपेनहेगन से अपना मैं बात करूं, ये भी बड़ी कमून है, उसमें गैर मुल्की ज्यादा रहते हैं और आप सोशल डेमोक्रेट की तरफ से हिस्सा लेने जा रही हैं, तो कितने कैंडिडेट है आपके एल्बर्टसन में? ऐसे है कि हमारे जो एल्बर्टसन में तो माशाल्लाह से काफ़ी कैंडिडेट है। आपको पता है एल्बर्टसन में कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मिनॉरिटीज़ हैं। तो हमारे जो सोशल डेमोक्रेट्स में जो हैं वो में हम तकरीबन आप लिस्ट मेरे में पब्लिक हो चुकी हुई है, उसमें हम 5-6 जो हैं मिनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसी तरह से गाडिकेल विंस्ट्रा में भी हैं, एसएफ में भी हैं, बिल्कुल तुर्किश बैकग्राउंड के हैं। तो हमारे जो एल्बर्टसन की जो कम्युनिटी पोस्टर्स जो जहाँ से इलेक्शंस लड़ रहे हैं, वहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी खड़े हैं, जो कि मैं सोचती हूँ कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हमें देखें, मेरी जो थिंकिंग ये है कि हमारी जो मिनॉरिटीज़ है ना, हमें मिल के चलना चाहिए। जब आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो बाहर से शोर शराबा करने से कुछ नहीं होता। आपने अंदर बैठ के आपस में एक क्या कह सकते हैं, एक इत्तेहाद के साथ एक दूसरे के साथ मिल के जो है ना उस चेंज को ला जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक पार्टी है, उसके समझ लें उसके 3 या 5 सीटें हैं, ठीक है। उन 5 सीटों में अगर जो है 3 है मिनॉरिटी ग्रुप्स बैठे हो, तो इसका मतलब कि उनकी जो सोच है उसमें असर करती है पार्टी के ऊपर। क्योंकि आपने जब भी कोई वोटिंग करनी है तो मिनॉरिटी जो ग्रुप जो पार्टी होती है वो एक क्या कहते हैं वोट करती है कि हमने देखो ये जो ह्यूएंग आई इसके बारे में आपका क्या जवाब है। तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे ना। लेकिन अगर हम देखें बेसिकली तो हमारी सोच तो एक ही है ना। जब हम लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमारी सोच एक होती है, हमारा यही कोशिश होती है कि हमारी मिनॉरिटीज़ है उनके लिए बेहतर से बेहतर काम किया जाए, स्कूलों में अच्छा हो, बच्चों के लिए अच्छा हो, इसी तरह से जो हमारी ख्वातीन हैं उनके लिए अच्छी जो है फैसिलिटीज़ हों, और जो हमारे बूढ़े लोग हैं उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हों। तो आज आके हमारी जो मेन जो हमारी सोच होती है वो सेम होती है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी बात है कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हैं उतनी ज़्यादा अच्छी बात। दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहूँगी वो ये है, हमारे लोगों को जो अब आप कहते हैं कि ठीक है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें ये जो पार्टीज़ है इनमें मेंबरशिप करनी चाहिए। क्योंकि जब आप मेंबरशिप करते हैं तो आपकी एक वैल्यू ज़्यादा होती है। आप देखिए, आप जैसे ये कैंडिडेट लिस्ट बनती हैं या उनकी सिलेक्शन होती है, वो कौन करता है? वो मैं खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है, लेकिन जो पार्टी वाले लोग होते हैं उन्होंने सिलेक्शन करनी होती है। तो मैं हर पाकिस्तानी, हर मिनॉरिटी को ये बोलूँगी, आप किसी भी पार्टी, चाहे जो भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की मेंबरशिप करें जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और मेंबरशिप ये नहीं कि बहुत महंगी होती है। बहुत सारी जो ये पार्टीज़ हैं वो 1 साल के लिए फ्री मेंबरशिप भी देती हैं, डिस्काउंट पे भी देती हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमें 400 करोड़ 300 करोड़ सालाना होता है ये।
इसी के लेवल की है। तो मेरे ख्याल में ये आप अगर आप दे देना तो इस तरह से आप अपने जो लोकल जो आपके लोग खड़े हैं उनको आप ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, और आपकी जो है वो बात ज्यादा सुनी जाती है, क्योंकि जब एक लोकल पॉलिटिक्स की या पार्टी की जब मंशूर बनाए जाते हैं तो उसमें जो मेंबरान होते हैं वो उसकी में हामी भरते हैं। अगर हमारे मेंबरान हामी ना भरे तो जो हमने मंशूर बनाए वो पास नहीं होते। तो मैं ये कहूंगी सबको ये कहूंगी कि आप कोशिश करें, आप चाहे उसमें हिस्सा लें या ना लें, लेकिन आप कोशिश करें जरूर किसी ना किसी पार्टी के साथ आप अटैच्ड रहें, कोई भी हो जो भी आपको है। लेकिन ये है कि ये एक हमारा कानूनी हक है और ये जो डेमोक्रेटिक हक है इसको हमें अवेल करना चाहिए। हमें इसको बहुत सारे मुल्कों में ये चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डेनमार्क जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक्स लॉज चल रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को से फ़ायदा उठाना चाहिए और इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने लोकल जो हमारे पॉलिटिक्स खड़े होते, क्योंकि हम बहुत टाइम लगाते हैं इस चीज़ पे। हमारे जो फ्री टाइम होते हैं, आप देखिए आज हफ्ते की शाम है, मैं इधर बैठी हुई हूँ, जबकि मुझे चाहिए मैं अपने बच्चों के फैमिली के साथ, हर बंदे का दिल होता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हमारी जो यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, और कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो आगे बढ़ता है तो दूसरों के भी एक रास्ता दिखाता है। तो मैं ये आपने देखा रुखसाना बीबी की बात सुनी, छुट्टी का दिन है, इनके बच्चे हैं, उन्होंने टाइम अपना स्पेंड कर रही है और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, डेनिश कम्युनिटी है उनके सबको इंफॉर्मेशन दे रही है। लेकिन शाह साहब ये अकेली कैंडिडेट है, बैकग्राउंड अगर इनका अपना बैकग्राउंड देखा, पाकिस्तानी मिसाल ये डेनिश है, तो लेकिन कोई और जो है कैंडिडेट नहीं है, सारे ही मर्द कैंडिडेट है, लेकिन उनमें जो कैंडिडेट है कोई जाती तौर पर दिलचस्पी नहीं लेता। शाह साहब ये आपने बिल्कुल सही बात की है। अब क्योंकि मैं मुखालिफ पार्टी का हूँ तो मैं कोई ये बेटी के ऊपर जरा नहीं कर सकता। मैं खुशी हुई है कि वो हमारे साथ यहाँ आई है, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है। मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं एल्बर्ट्सलोन में। मैंने एल्बर्ट्सलोन के अंदर यहाँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा टर्किश पाकिस्तानी जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा है। मैंने इनकी कभी भी गैदरिंग नहीं देखी, अपने दोस्तों से ये नहीं सुना कि इनको कोई इन्फॉर्मेशन हो रही है। हम लोग आके रेडियो पे आप बुलाते हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को। अब सबसे बड़ी फ्रॉड जो चल रहा है कम्युनों के अंदर वो ये है कि हम पेंशनिस्टों को, आज सबसे बड़ी खबर थी कि उडनसे के अंदर, क्योंकि हम होके आए हैं, चक्कर लगा के आए हैं, उन्होंने ऑफर किया कि हम 400 जो है पेंशनर्स उनको हम काम पे लगाएंगे ताकि वो काम करें। मैं उनको ये अवेयरनेस देता हूँ, खुदा के लिए काम ना करिए, क्यों कि इनसे बड़े फ्रॉडी कोई नहीं है। मेरे साथ इन्होंने क्या किया, मैं 74 इयर्स तक टैक्सी चलाता रहा हूं। अगर मैं बीमार होता तो आज भी मैं कैब ऑनर होता। इन्होंने क्या किया, एक तो मेरी पेंशन कम कर दी, दूसरा इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि आपकी जो हाउस, आपको ये एक कहते हैं कि आप चले जाएं काम करें, आपको 92,800 करोड़ से ऊपर जो है आप करेंगे तो आपकी चीजें खत्म होंगी, लेकिन नीचे अगर कमाएंगे तो नहीं। लेकिन फिर बेईमानी क्या करते हैं, आपकी पेंशन और इसको चीज को, आपकी कमाई को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आपके बीवी बच्चे जो भी घर में कमाई आ रही है उसको कहते हैं जी हाउस और फिर उसके ऊपर हमें यहाँ से पकड़ लेते हैं जी आपने इतना पैसा वापस करना है, आपने ये करना है। ये चीजें जो हैं ये गैर आईनी और इनके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैं इस चीज को डेंशो में खड़ा होकर कहता हूं कि ये जो चीज है आप आइन के खिलाफ कर रहे हैं। हमारे बच्चे की यहाँ क्यों बुरे हुए हैं, वो इसलिए बुरे हुए हैं कि हम पेरेंट्स जो हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हम भाग भाग के पाकिस्तानी कल्चर में घुसते हैं। हम 2 कल्चर के अंदर हम पिस चुके हैं। हम किसको समझाएं, हमारी औरतों को कोई समझ नहीं आती कि वो क्या करें। हमारी मसाजिद हैं, इतने हमारे कल्चर सेंटर हैं, इनको सिखा नहीं सके अभी तक। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी कि आप जो मसले खड़े कर रही हैं ना, कुछ होते हैं जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं, कुछ होती है कम्युन के लेवल, कम्युन लेवल की। बेटा ये फल के थिंग के नहीं है, क्योंकि मेरा राब्ता है डेली, ये फल के थिंग के नहीं है,
ये कानून लेवल की बात हो रही है। मैं बात कर सकती हूँ? ऐसे बात है कि जो कानून होते हैं ना वो तो गवर्नमेंट पास करती है, उनको जो फॉलो करना होता है वो कम्यून ने करना होता है। तो बेशक कम्यून उसको फॉलो कर रही है, आपको कह रही है, लेकिन जब कानून पास हुआ हुआ वो गवर्नमेंट की तरफ से है। तो बहुत सारी जो पेंशनर्स की बातें हैं, इकोनॉमिक पेमेंट की बातें हैं, सोशल बेनिफिट्स की बातें हैं, ये सारे जो कानून होते हैं ये गवर्नमेंट पास करती है। और उन्होंने जो होता है मिनिस्ट्री के अंदर जाते हैं, उसके बाद जो कम्यून होते हैं उन्होंने उनको फॉलो करना था। कानून की अपनी कोई मर्जी नहीं होती इसके अंदर, फाइनेंशियली कोई मर्जी नहीं होती, सारी गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं जो आप कर रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल मानती, इसके लिए आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये फलकत सिंह की हद में है, कानून क्या नहीं है ये। दूसरा राय है, आप देखा कि बच्चों के मामलात में कि बहुत सारे बच्चों को स्कूलों में जो मसाइल होते हैं, मैं समझती हूँ कि हमारा एक कल्चर जो है, जो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ जो शादी करके आते हैं, जो एक यानी कि जो एक औरत या मर्द पाकिस्तान से आता है, जो पाकिस्तान के कल्चर में पला बड़ा होता है, तो यहाँ आके थोड़ा उनको ये मसला पैदा हो रहा है आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को देखो, हमारी हर बंदे का अपना एक तरीका होता है, फैमिली होती है, किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। तो हमारे कल्चर में एक बात ये होती है कि हम अपने, कई लोग जो होते हैं अपने बच्चों को डांटते हैं, तो डांटते किस तरह से हैं, वो कहते हैं अच्छा ये नहीं ना किया तो मैं तुम्हें मारूंगा। ये नहीं कि वो मारते हैं, लेकिन ये एक थ्रेट जो एक हमारे जो एक कल्चर में बस गई हुई है, तो इस चीज को जो है ना ये बच्चों को बोलते हैं। अब बच्चे जो है यहाँ के, वो उनका जो दिमाग है ना वो होता है डैनिश। अब वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलेशन करेंगे डायरेक्टली, अच्छा क्या बोला उसने, कि वो ये मीनिंग नहीं देखेंगे कि मेरे बाप ने तो वैसे ही कहा या माँ ने वैसे ही, वो गुस्से में आके बोला कि ऐसे तू नहीं मान रहा है तो मैं मारूंगी, ये बोलती हैं हमारी माएँ। तो वो क्या करते हैं, वो उसको ट्रांसलेशन करते हैं डायरेक्टली, जाके बस स्कूल से पूछते हैं तो अच्छा अगर कोई मसला हुआ है तो वो पूछेंगे अच्छा तुम्हारे आज ये मसला हो। तो हमारे जो आपको पता है टीचर्स बड़े फिर को इस तरीके से बात करते हैं, बड़े दोस्ताना तरीके से बात करना, अच्छा तुम क्या करोगे घर जाके, कैसे बात, तुम्हारी माँ से मैंने बात कर दी, ये मसला हुआ है। तो फिर वो आगे से बच्चा बता देता है, नहीं मेरी माँ जो गुस्सा करती है तो वो ऐसे बोलती है, वो कहती है हूँ विस्लो माए, तो वो कहती है अखा मसलो रहा है डायरेक्टली, कभी कहेंगी कि मैं तुम्हें डंडे से मारूंगी या मैं तुम्हें इस चीज से मारूंगी। तो वो कहते नहीं तेरी लत्ता पर नहीं है, तो वो कहेंगे हमें क्या स्लो में पीन स्टेगा। तो इस तरह की वो बातें डायरेक्टली ट्रांसलेट करके तो अपने टीचर्स को बताते हैं, बहन हमें बताते हैं। तो उसे क्या मसला होता है कि यहाँ पे जो कानून है वो बच्चों का चलता है, यानी कि हमारी हर कम्यून, हमारा ये है कि हर बंदे की अपनी अपनी राइट है, जिसको हम कहते हैं ना माई बॉडी माई चॉइस। इसमें हमारे सुनाई देती है बड़ों की भी, लेकिन बच्चों की भी सुनाई दे सुनते हैं ये लोग। और जब कोई भी बच्चा कहीं पे भी कह देना तशद्दुद, ये वर्ड जब कहीं भी बोले या जो वो मिस यूज होते हैं, ये दो वर्ड जहां भी बोले फौरन एक कानून स्टार्ट हो जाता है, जो है जो कि वो गवर्नमेंट की तरफ से है। यानी कि कानून को इजाजत नहीं होती, टीचर्स कानून को इजाजत नहीं होती, टीचर को इजाजत नहीं होती कि वो पेरेंट्स को कांटेक्ट करके बताएं कि तुम्हारे बच्चे ने ये बोला। सबसे पहले बच्चे को पकड़ेंगे, बच्चे को वो ले जाते हैं वहां पे, अगर पुलिस इन्वॉल्व करनी हो या अगर कहीं निशान पड़े हो तो फिर पुलिस केस बन जाता है, पुलिस पूरी तफ्तीश करती है। कानून से जो है कानून से लोग फौरन जाते हैं, बात करते हैं, सारे बच्चों से बात होती है, अलग बिठा कर पूछते हैं अच्छा क्या, अगर बहन भाई सबसे पूछते हैं। तो ये बात है कि ये सारे प्रोसेस में जो है ना वो माँ बाप फंस जाते हैं। माँ बाप इसलिए फंसते हैं कि वो अब ये जो है ना मिसकम्युनिकेशन, असल में मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम जिस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, तो उस जो पाकिस्तानी तरीके से अगर हम करते हैं, पाकिस्तानी तरीके से बात करते हैं, तो बच्चा इस चीज़ को नहीं समझता। बच्चे यहाँ के माहौल के वो हो जाते हैं और वो जाके हर बात बोलते हैं, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, आपको पता है। तो इसी तरह से ये है कि एक तो लैंग्वेज बैरियर होता है, अगर उनकी ज़ुबान कंप्लीट नहीं तभी वो इस तरह की बातें कर देंगे, या दूसरों को समझ नहीं होती। तो इसी सारे तरीके में जो है ना अक्सर ऐसे भी आ जाता है कि कानून जो है घरों में आ जाती है, वहाँ पे फैमिली कंसल्टेंट लगा देते हैं कि अच्छा देखते हैं कि तुम लोगों को कैसे परवरिश हेल्प करने के लिए। वो कहते हैं ये कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को कैसे पालना है, अपने बच्चों को कैसे पालना है, तो ये करते हैं। और आखिरी हद तक ये भी होता है कि वो समझते हैं कि उनके ये जो बच्चों के लिए ख़तरनाक है, तो वो बच्चों को ले भी जाते हैं, तो उनको फैमिली प्लाई में डाल देते हैं। और जितना छोटा बच्चा फैमिली प्लाई में जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता, इन द सेंस कि वो बच्चे से पूछते हैं। अब आप मुझे बताओ, छोटा बच्चा, क्योंकि आप खुद बच्चों वाली माँ है, तो आप पढ़ी लिखी, यहाँ आप सबकी चीजों को, इसका हल क्या है? इसका हल मैं आपको ये बोलूँ कि मैं कहती हूँ कि हमारे ये हल इसका ये है कि हमारे जो माँ बाप है ना, वो सोच समझ के जो है ना, हमारा जो पाकिस्तानी मेंटालिटी या जिस तरीके से हम बोलते हैं वो सोच समझ के बोला करें।
हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि तू अगर नहीं करेगा तो मैं तुम्हें ये करूँगा, थ्रेट नहीं करना चाहिए बच्चे, चाहे वो मोहब्बत में है, हम उस चीज़ को नहीं लेते कि ये हाँ बाकी हमारी माँ मार रही है, नहीं ये बात नहीं है। लेकिन ये यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, 2, 3, 4 साल के बच्चों की बात कर रही हूँ, जो जाकर बात बताते हैं 5 साल तक भी, 6 साल तक ये बातें कर देते हैं, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। तो हमें मैं ये आप सबके रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे माँ बाप सोचें कि हम अपने बच्चों की कैसे परवरिश करते हैं, उनके साथ कैसे बात करते हैं, क्योंकि बच्चे जाके जब जो ये चीज़ बोल दें तो एक पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे लोगों बड़े शॉक्ड हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि हमारे बच्चे ने तो एक छोटी सी बात बोल ली है, हमारे लिए एक मामूली सी बात होती है, लेकिन ये डैनिश कानून में ये मामूली बात नहीं है। और ये जो है, अगर आपका बच्चा एक दफ़ा ये चला जाए तो बहुत मुश्किल है कि वो बच्चा वापस आता है। तो ये आप ये मिसाइल देखे तो शाह साहब, हम अक्सर कहते रहते हैं कि बच्चे ये वालिदैन कमेटियों की, स्कूल की कमेटियों में क्यों नहीं जाते, स्कूल की कमेटी के मेंबर क्यों नहीं बनते, जो बच्चों की अपने साथ कमराट होते हैं दूसरों के, उसमें मिलकर ये क्यों नहीं बैठते, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं स्कूलों में, तो ये खुद क्यों नहीं जाते वालिदैन। जब पाकिस्तान की सियासत करनी है तो शाह साहब ये हालात पैदा होंगे। देखिए जी, बिल्कुल अच्छी बात की है मैं बताता हूँ, ये डोमेस्टिक वायलेशन जो हमारा घरों में होता है, पीछे ख़ानदान की बातें हम घरों में ऊँची, डैनिश में नहीं होता, मेरे घर में नहीं होता। मैं अपनी वाइफ के साथ कभी ये नहीं कहता कि फ़लाने से लड़ाई हो रही है, फ़लाना, मेरा इससे कोई तल्लुक़ नहीं, क्योंकि ये मेरे बच्चों पे इसके असरात पड़ते हैं। अपने बच्चों को टाइम दे, बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ वो चंद बच्चे हैं जो उठाए जाते हैं जिनके घरों में अपना डोमेस्टिक वायलेशन होता है, जहां लड़ाई झगड़े होते हैं या पिछले ख़ानदान की बातें लेके आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे वाकई ये चीज़, लेकिन ये अवेयरनेस किसने देनी है? ये अवेयरनेस जो है ये हमारे पॉलिटिशियंस ने देनी है कि मैं इस चीज़ पे शुरू से लेके आज तक ये चीज़ एग्री नहीं करता कि जो पार्लियामेंट में फलकथिंग में लॉ बनते हैं, क्या उनको हम ख़त्म करा सकते हैं या नहीं करा सकते, ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कवानीन ख़त्म हुए हैं। हर कम्यून के अंदर, मैं यहाँ बहस नहीं छेड़ना चाहता, हर कम्यून के अंदर डिफरेंट कानून हैं और डिफरेंट जो है सहूलतें मिली हुई हैं। जैसे कोपेनहेगन में आप देख लें कि पार्किंग की अब जगह ही नहीं मिल रही, लेकिन एल्बर्टसटोन में हर जगह पार्किंग है, अब फ्री है। तो ये बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो एल्बर्टसटोन में एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे आपने जो पेंशनर है उसने एनएक लेनी है, वो उसका लंबा अरसा लग जाएगा। कोपेनहेगन में हमारी लालच होती है, हम सिर्फ पार्किंग को मस्जिद के तक देखते हैं। 2 हफ्ते के अंदर, मैं ये बता रहा हूँ कि हर कम्यून के अंदर जो है वो डिफरेंट है। इन लोगों को ये चाहिए, जो हमारे अपने पॉलिटिशियंस हैं, इनको सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए कि आए, आप पॉलिटिशियन हैं। मैं जब यहाँ रेडिकल वेंस्ट्रा के साथ काम करता था, मेरे साथ एक टर्किश लड़की भी थी जो माशाल्लाह यहाँ पे काउंसलर थी, और पाकिस्तानी भी बच्चा हमारा अपना है, उसको पूरी सपोर्ट की थी लास्ट टाइम मैंने। उन्होंने कभी हमें कोई प्रोग्राम ऐसा कम्यून का हो या कोई और, हमें वो इनवाइट नहीं करते, ना हमें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम कहाँ से लेते हैं? हम नेट से लेते हैं। हम लोग जाते हैं, लेते हैं कि यहाँ पे दो ऑर्डरिंग कौन सी है, यहाँ पे कौन सा कानून बन रहा है, क्या इसके अंदर ये काम हो रहा है, यहाँ पब्लिक कौन है। जो आपके काउंसलर एल्बर्टसन कम्यून में, आप मुतमईन हैं? ठीक, आपके जो कम्यून में काउंसलर हैं, आप मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं जी। उसकी वजह क्या है? हाल बताएं। नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि हमारा आने वाला कल जो है, जुलाई से जो शुरू हो रहा है, जो नए कानून ऑलरेडी लग चुके हैं 1 जनवरी से, और जो 1 जुलाई से जो लागू हो रहे हैं, उसके अंदर जो बेज़ुबान लोग हैं, जिनको हमारी लैंग्वेज ही नहीं आती और या थोड़ी बहुत समझते हैं, बोल लेते हैं, पढ़ नहीं सकते, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो उसको कौन संभालेगा? हमारे लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, बैठती हैं, बिस्मिल्लाह में बैठती हैं,
तो आप ये बताएं कि हम लोग, हमारे लोगों का क्या कसूर है, क्यों नहीं फायदा उठाते? जो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी एल्बस लॉ में तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती हैं। आप एग्जाम्पल कर लें, यहाँ भी मसाजिद में भी होते हैं, औरतों के प्रोग्राम्स होते हैं। हम पीटीएस में बहुत सारा प्रोग्राम करती हैं, मैं खुद रखती हूँ प्रोग्राम जिसमें हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आती भी, औरतें आती हैं, मर्द भी आते हैं। अब जब देख, आपको पता है जब भी कोई इलेक्शन होता है, जब EU पार्लियामेंट का इलेक्शन, तभी मैंने रखा था बहुत सारे लोगों। लेकिन आपको पता है कि लोगों को बुलाना पड़ता है, लोग जो है ना उस चीज को समझते नहीं थे। असल बात ये है कि उनको समझ नहीं आती कि EU क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, जो गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो क्या, और जो है जो कम्यून के इलेक्शन है वो क्या है, और रीजन्स की क्या है। ये चारों चीजों में लोगों को फर्क नहीं महसूस पता चलता, और ये नहीं पता था कौन सा कानून कहाँ पे बनता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में जो है हमें थोड़ी ज्यादा इस पे मेहनत करनी चाहिए ताकि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सके। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो है कि हम प्रोग्राम अरेंज करें। तो इंशाल्लाह हम अभी भी जो है हम ये छुट्टियों के फौरन बाद अगस्त सितंबर, छुट्टियों के बाद अगस्त सितंबर तक हम रखेंगे प्रोग्राम, और जहाँ पे हम बताएंगे। और बहुत सारे लोकल प्लेसेस में इंफॉर्मेशन, आज जैसे मैं आज आपको बता सकती हूँ, आज ये जो हमारे जो एल्बस लॉ कम्यून में जो हमारी पॉलिसी है कि हमने घर जो हैं वो हर तरह के सोशल घर भी बनाने हैं, और प्राइवेट घर भी जो है नई कंस्ट्रक्शन की बातें कर रही हूँ मैं, कि जो है जो ऑलरेडी बहुत सारी कम्यूने जो हैं वो जो है वो पब्लिक कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहती, यानी कि जो सोशल के घर होते हैं वो नहीं बना, रेंट वाले घर नहीं बना रही। तो ये एक मसला है, क्योंकि अभी तो जो है तो हैं, लेकिन आज एक आगे जाकर मसला आएगा, क्योंकि अगर आप लेट से 10% जो है वो सोशल जो है रेंटेड घर हैं, तो आगे जाकर ये और कम हो जाएगी, परसेंटेज कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नए जो घर बन रहे हैं वो प्राइवेट से बन रहे हैं। तो इसीलिए जो मसला आज एल्बस लॉ में उठाया जा रहा था, जो यहाँ पे जो सोनी सूस में यहाँ पे मीटिंग थी, जहाँ लोग ओपनली जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ पे इसी सब्जेक्ट के ऊपर था। और आप जाकर बात कर सकते हैं, पूछ आपका अगर ज़हन में कोई मसला है पूछें उनसे कि हमें बताएं कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो इसी तरह बहुत सारी जो एजेंडेज होती हैं, अब औरतों की, बच्चों की, औरतों की, तो इस तरह की कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो मेरे ख्याल में अरेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारे लोगों को थोड़े झिझकते हैं, जाने में झिझकते हैं, टाइम नहीं निकालते, मस्जिद में जाते हैं। इस चीज को मुझे लगता है प्रायोरिटी नहीं देते। रुखसाना, आपको कितने वोट चाहिए जो आने वाले कम्यून के इलेक्शन 18? ये तो हमें पता नहीं है क्योंकि ये तो आपको पता है बाद में कैलकुलेशन होती है कि कितने वोट, वो डिपेंड करता है कि आपकी पार्टी के को टोटल कितने। इसको चाहिए था, इसकी पार्टी को चाहिए था, इसको फलके थिंग का कैंडिडेट बनाते ताकि ये हमारी नहीं, मैं समझती हूँ कि मैं बच्चों वाली हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं लोकल जो है मैं वो ये बात नहीं होती बेटे, बात ये नहीं होती। मेरे अपने 18 पोती पोते हैं, ये बात नहीं होती। 18 बहुत बड़ी कम्युनिटी है। बात ये होती है कि आपके अंदर विलिंगली एक अल्लाह ताला ने एक चीज डाली होती है कि आप दूसरों को इंफॉर्मेशन। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, ये इतनी काबुल है, तो आप अपनी पार्टी की क्यों नहीं दावत किया आप? जी हमने तो ओपन किया है। हम तो कहते हैं कि आओ और हमें इधर से पकड़ो, लेकिन यहाँ के जो ग्रूम लॉ है, यहाँ का जो आइन है, उसके मुताबिक बात करो। और अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे तो आप जो है वो जीतेंगे। आपने देखा है कि जब आप वहाँ पे इनवाइट थे, जब पोलराइजेशन के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने वाहिद आदमी था कि पूरे हॉल के अंदर से उन्होंने किसी को दिया था माइक। तो मैंने कहा, मैंने छोटी सी बात की थी और सबका मुंह बंद कर दिया था। बात ये है कि ऐसी पढ़ी लिखी बच्चियां अगर हमारे साथ आइडियाज शेयर करें, हमारे साथ आए। अब ये कम्यूनों के अंदर जो है, किसी कम्यून के अंदर पैराग्राफ 11(2) जो है वो नहीं लगी हुई, और लेकिन बाद कम्यून जो है वो इसको लगा रही है। अब बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो तंग हैं। शाह साहब, प्रोग्राम अब टाइम में इजाजत नहीं दे रहा। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में बरादरीज़म फिर से स्ट्रांग होगा? नहीं जी, खत्म होना चाहिए। मैं इसके टोटल अगेंस्ट हूँ। हर बंदा जो काबिल है, देखें मैं फ्री कोरोना का हूँ, उसका मैं एडवाइजर भी हूँ। आप इस चीज़ के गवाह सारे ऑफिशियली, और उनका जो हूँ स्पिन डॉक्टर भी हूँ, मशीर भी हूँ। मैं ये कहता हूँ अगर आपको देखें, अगर आपको रुखसाना जैसी बच्ची या कोई और मिल जाए जो आपको आगे गाहे बगाए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो लोग मेजॉरिटी देखते हैं, 400-500 1000 2000 बंदा देखता है इसको,
इवन उडनसे में बेशुमार लोग देखते हैं और हमें टेलीफोन पे भी आते हैं। तो आप आए, आके बताएं कि नेक कवानीन क्या आए हैं, किस चीज़ के ऊपर आप यहाँ पे पकड़े जाते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम जो अच्छे काम कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के मुकाबले में खड़े हो जाएं। हमारा ये काम है कि हम उन कैंडिडेट्स को जो कौम से झूठ बोल रहे हैं, जो कौम के साथ सारा दिन काम करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, रात को वो जो 7 बजे के बाद जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर वो हिस्सा नहीं लेते कि हमने घर जाना सोना है, सिर्फ टाइम लगाया चले गए, कार्ड पंच किया चले गए। हम उनके साथ जो है बात करेंगे। उनके साथ अभी बहुत ज़्यादा ऐसे कवानीन आ गए हैं और यहाँ पे इंडियंस की भारतीयों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो इस इलेक्शन में तो चलो ठीक है कि हम पाकिस्तानी या मुसलमान कुछ सीटें निकाल लेंगे, लेकिन जो उससे बाद जो आएगा इलेक्शन कम्यून का, आपके कितने कैंडिडेट होंगे जो ओपन है अपना एडमिशन कम्यून में फ्री कराने के? कि अभी आपको पता है कि हमारी लैंड बिल होनी है और लैंड बिल जब होगी तो उसके अंदर हम फाइनलाइज करेंगे कि हमारे साथ कौन है। लेकिन हमें कैंडिडेट्स देखें, हमारे साथ 80% जो है वो डैनिश हैं और 18 to 20% जो है वो फॉरेनर्स हैं, पाकिस्तानी है, जैसे मैं हूँ, दूसरे हैं। लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ पे बैठे हुए हैं कि हमने यहाँ पे जो मेरे समेत जो हमने गलतियाँ की हैं उन गलतियों को हमने दुरुस्त करना है। हमने एक ब्रिज बनाना है कि हमारी औरत जो है जब 70s में अकेली यहाँ से उडनसे तक सफ़र कर सकती, तो आज उसको क्यों उसके जो है वो थोड़ा खींचा जा रहा है, ये कर रहा है। मैंने एक दफ़ा बात की थी तो मुझे डांशो ने दिखाया हमारी जो बच्ची थोड़ा पहनी है, सिगरेट भी पी रही है, बियर भी पी रही है। तो मुझे कहता है ये तुम्हारा रिलीजन, तो मैं खामोश हो गया। मैं कहा भाई मैं आपको बुरा हूँ। तो बात ये है आखिर में आप क्या कहेंगी? मैं आखिर में बस यही कहूंगी कि मुझे लगता है कि हमें इस प्रोग्राम में ना थोड़ा वो तनकीद करने के बजाय हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनको थोड़ा समझ आए कि ये जो डेनमार्क में जो पॉलिटिक्स चल रही हैं या जो भी नए कानून आते हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों कानून तो नए आते रहते हैं, हर फील्ड में आते हैं। अभी मैं ये आपको भी कहूँगी कि अभी जो नया एक कानून आ रहा है, आपको पता है सोशल लॉ एक नया आ रहा है जो 1 जुलाई से मेरे ख्याल में तो मैं बोल रहा हूँ, तनकीद नहीं कर रहा, बोल रहा था। हाँ, तो उसमें हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो वो अब तो है, टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें डिटेल में हमें बताना चाहिए कि उसका क्या आपको ब्रीफली बता दे, क्योंकि लोगों को अब उसमें ये है ना, तजस्सुस इसमें ये है कि उसमें ये जो अब लोग जो लोग सोशल पे हैं वो उनके लिए है। क्योंकि आपको पता ही है कि डेनमार्क अब सेविंग कर रहा है हर चीज़ में। वो उन्होंने सेविंग करनी, क्योंकि हम जंग में सारा कुछ खर्चा कर रहे हैं, डिफेंस में हम सारा लगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट डेनिश गवर्नमेंट है। तो अब उन्होंने क्या कानून पास किया है, वो सारी पार्टीज ने मिलकर ये कानून पास किया है कि जो खुनछान जेल का जो लॉफ्ट है ना वो थोड़ा चेंज किया उन्होंने। प्लस उसमें जो है जो पेमेंट थी ना वो कम कर दी है। यानी कि हर अगर आपने, मेरे ख्याल में अभी मुझे डिटेल नहीं मना यानी कि अमाउंट कम हो गया, प्लस आपने काम भी ज्यादा करना है। आपको तो 250 आवर्स का जो कानून है कि हर सोशल वाले बंदे ने साल में 250 घंटे जो है काम करना है। तो वो कानून जो बहुत सारे लोगों को डिस्पेंशन दी हुई थी, तो वो उस डिस्पेंशन में कुछ फर्क आ रहा है। प्लस ये है कि जो अमाउंट है वो कम हो रही है सबकी, और कोशिश कर रहे हैं, और हमें टाइम भी कम हो रहा है। मैं अब जरा डिटेल में देख के फिर आपको बताऊंगी कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप रखें तो मैं समझती हूँ मैं बेहतर तरीके से बता सकूंगी। लेकिन मुझे ये पता है ये कानून आ रहा है जो सोशल पे हैं उन लोगों पे बहुत, खुनछान जेल जिसको हम बोलते हैं, खुनछान जेल पे जो लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा असर कर रहा है। और इन दिनों जो है हर कानून जो है अपने लोगों को ये लेटर्स डाल रही है। और आप जरूर जब आपका लेटर आएगा उसको पढ़ें और फौरन से अपनी जो है सेस पहला से कांटेक्ट करें और उसकी डिटेल लें। और आप याद रखें जब आप कानून में जाते हैं, अगर आपको ज़ुबान नहीं आती तो आपको हक है कि आप ट्रांसलेटर उसको बोलें, आपको ट्रांसलेटर अरेंज करके दें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको, और ये कोशिश किया करें कि अपनी जो हम मादरी ज़बान में आप ट्रांसलेटर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे जो लफ्ज़ होते हैं वो हम अपनी ज़बान में मैं थोड़ी सी बात रोक दूं। बाज़ दफ़ा कहते हैं कि वो आपके आने वाले जो वक्त में बाद में जब पेंशन की उम्र में जाएंगे वो सारे अखराजात आपसे ले रहे हैं। नहीं, जो कानून के अंदर नहीं, कानून के अंदर नहीं, सिर्फ जो अभी जो कानून के अंदर नहीं करता है ये वो खर्चात है जो हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं वो नहीं।
कम्यूनों के अंदर आप अभी भी हर कम्यून के अंदर आपका जो कानूनी हक है कि आप ट्रांसलेटर ले सकते हैं, कोई भी जिसको जुबान नहीं आती, चाहे वो आप कंसेंट जेल पे हो या सोशल पे, कहीं भी हो आपको हक है। स्कूल में भी ये भी मैं आप हर वालिदैन को बोलेंगे, जब भी आपकी मीटिंग होती है स्कूल में मीटिंग, आप इसलिए नहीं जाते, पेरेंट मीटिंग पे नहीं जाते क्योंकि आप सोचते नहीं मुझे तो डेनिश नहीं आती, मुझे क्या समझ आएगी आपस में बातें कर, नहीं, आपका हक है आप टीचर को बोलें कि मुझे ट्रांसलेटर चाहिए। उन्होंने अगर आप बोलते हैं एज ए पेरेंट, उन्हें लाजमी आपको प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि ये आपके बच्चे का फ्यूचर होता है, आपको लाजमी जाना। बड़ी अच्छी बात की है रुखसाना ने। शाह साहब आप क्या कहेंगे आखिर में? ये सबसे पहले तो मैं बेटी को ये कहूँगा कि मैंने बिल्कुल तनकीद नहीं की, मैंने आपके मुंह से ये बात सुनना चाहता था, क्योंकि मैं पिछले साल से ये अपने दिमाग को इधर बैठ के टप कर रहा था और यहाँ लोगों को बताता था डेनिश में, इंग्लिश में, उर्दू पंजाबी में कि जो नए लॉज आ गए हैं इसमें आपका सत्यानाश हो रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं था। आपने बताया कि 1 जुलाई ये राजा गफूर साहब के पास हमारा प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर, और जो ये चीज़ें निकल रही हैं ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ताकि आपके लिए कल बेहतरी हो। मैं ये नहीं चाहता कि आपके मुकाबले में कोई ऐसा अनजान बंदा खड़ा हो जाए जिसको पॉलिटिक्स का पता नहीं, जिसको डेनिश माशरे का पता नहीं, सिर्फ वो डेनिश ज़बान बोलता है और वो कहता है जी कि मैं डेनिश स्कूल में पढ़ लिया और मैं जाके यहाँ पे ये मुकाबला कर रहा हूँ। उन लोगों से जो बिलादरीज़म के ऊपर आते हैं मैं उनका रास्ता रोक रहा हूँ। मैं उन लोगों के, मेरे पास रिपोर्टें हैं, राजा गफूर साहब को भी पता है, इनके पास भी है, हमें पता है कि हमारे कौन से लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कौन से लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम पुराने लोग हैं जो इस विजन को लेके। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि मेरे आपके लिए दुआ है कि आप कामयाब हो। लेकिन बेटा ये टाइम को वेस्ट ना करें, लोगों को ज्यादा एजुकेट करें। जी जी, हाँ मेरी तरफ से कोशिश है, बस अब ये भी है राजा साहब बुला लेते हैं तो मैं आ जाती हूँ। देखिए मैं आपको मना कभी नहीं, बहुत अच्छी बात है, जो सुन रहे हैं ना वो एजुकेट हो रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि चलते चलते आपके टाइम से फायदा उठाते हैं कि यहाँ के लोग जो हमारे अपने लोग हैं, आपकी कम्यून में भी होंगे, ये जो कोपनहेगन कम्यून में, फ्रेडरिक्सबर्ग में, टास्ट्रुप में, ये लोग अपनी पाकिस्तानी सियासी जमातों की पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, टीवी वो ज्यादा देखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन डेनमार्क की सियासत बहुत कम करते हैं, मुतालबात ज्यादा रखते हैं। मैं समझती हूँ वो इसलिए करते हैं कि मुझे लगता है एक तो उनको बैरियर, जो ज़बान लैंग्वेज बैरियर है, जिसकी वजह से वो ये करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती, जैसे मैंने आपको पहले बोला समझ नहीं आती डेनिश पॉलिटिक्स की। तो दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कोशिश करें किसी के साथ बैठें उठें, जो थोड़ी, जैसे हम जो बहुत सारे अभी जैसे इलेक्शन स्टार्ट होंगे, बहुत सारे लोग आपको इन्वाइट करेंगे, आपको बताएंगे कि हमारी क्या क्या, हर पार्टी का क्या क्या करना चाहती हैं। तो ये एक चीज़ जो है उसमें आप जाएँ, हर पार्टी का जाएँ, आप सिर्फ ये ना कि ये सोचे कि ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा नेबर है उसका मैंने सुनना है, नहीं, हर बंदा जो आपको बुलाता है वो आप जाएं। डेनिश लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं, वो सारी पार्टियों का सुन के आते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं सुनते, सबका सुन के आते हैं कि क्या क्या कहते हैं, उनका क्या आइडिया है, तो फिर उसके बाद वो फैसला करते हैं। वो पॉलिटिक्स को देख के फैसला करते हैं, वो ये नहीं देखते कि हाँ वो बंदा कौन सा बैठा है, वो मर्द है कि औरत है कि मेरी बरादरी का या कौन है, नहीं, वो उस बंदे को वोट देते हैं जो समझते हैं कि मेरे लिए वो बेहतर कर सकता है। और मैं समझती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे हम रहते हैं, हमारे जो आगे जो फ्यूचर अभी आज का जब देखें, हमारे बुजुर्ग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। उनके लिए हमें कोई इस तरह का ताउक सेंटर रखना चाहिए जहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी एक्टिविटी से हो सके, क्योंकि हमारे, आप समझिए कि जो हमारी जो बहू बेटियां हैं या जो बेटे हैं वो सब कैरियर ओरिएंटेड है, उनकी सबकी बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, वो कहें कि वो बैठ के, हाँ वो बेशक अपने वालिदैन को ऑफकोर्स वो ओल्ड होम में नहीं भेजना चाहते, लेकिन ये है कि घर में भी वो कैसे उनको संभालें, उन्होंने जॉब्स पे भी जाना होता है। तो ये जो हम एक एक्टिविटी सेंटर रखना चाहते हैं एल्बस्टोन में, जिसके ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ, वो ये है कि एक्टिविटी सेंटर इस तरह से होएगा कि वहाँ पे बुजुर्ग लोग जो हैं, जितने भी हैं, सारे जितने भी हैं यहाँ मिनॉरिटी के हैं, वो एक जगह होगी जहाँ पे वो उनको केयर भी किया जाएगा, उनके लिए खाना भी प्रोवाइड होएगा, वहाँ पे वो बैठे हैं, एक्टिविटी सेंटर होएगा, वहाँ से जो है वो जैसे हम उनको एक्टिव रखेंगे और इसी तरीके से थोड़ा रिलीफ मिल जाती है कि घर वाले जो हैं, जो बहू बेटी है, उसको थोड़ा आराम, अपने काम करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ है जिस पे हमें सोचना चाहिए। उसी तरह से हमारे जो नई जनरेशन है, हमारे जो यंग लोग हैं, उनके लिए हम काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो हमारा फ्यूचर है।
अगर वो आज उनको आप गाइड नहीं कर सकोगे तो आगे वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो वो हमारी जो एक पहचान है, हमारी जो पाकिस्तानी, जो हमारा जो मुसलमान हम लोग हैं, हमारी जो पहचान, हमारा जो कल्चर है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी, मैं आपने कहा था कि हम मेरी बेटियां जो है वो, मैं आप देखो अब जो हमारा, अब देखिए बहुत सारे लोग हैं उर्दू नहीं बोलते अब, जो नई जनरेशन है, जो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इश्यू है हमारे लोगों के लिए। क्योंकि जैसे मैं खुद डेनिश बोलती हूँ, तो मेरे बच्चे भी जब आके मेरे साथ बोलते हैं, हम सब यानी कि पेरेंट्स सारे अब डेनिश बोलते हैं, तो हम अपने बच्चों के साथ भी डेनिश ही बोले। लेकिन हमें इस चीज़ पे खुश नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे बच्चे तो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं या सिर्फ जो डेनिश बोलते हैं। नहीं, मैं सोचती हूँ ये एक हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा एक नुकसान है कि हमारे बच्चे जो हैं हमारी उर्दू ज़बान नहीं समझते, हमारा उर्दू अदब नहीं समझते। जब आप ये नहीं समझते तो आप हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, लामा इकबाल को कैसे पढ़ेंगे, कायद आज़म को कैसे याद रखेंगे। तो ये हम सब पे एक जिम्मेदारी है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो बहुत सारी जगह पे उर्दू जो है फैसिलिटीज़ हैं, हर कमों में, अल्बेस्टोन में भी हैं, तो अपने बच्चों को मुझे पता है बहुत सारी माएँ कोशिश करती हैं, जाती हैं, उनको लेकर जाती हैं, लेकिन इस चीज़ पे हमें और ज़्यादा काम करना चाहिए। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको हमें गाइड करना चाहिए कि आगे जाके वो क्या ज़रूरियात है, उसके लिए हम ये मसला मैं बात कर रहा हूँ, ख्वातीन जो अच्छा काम करती हैं तो ख्वातीन आपस में पर्सनालिटी क्लैश में भी फिर चली जाती हैं। बस वो उसमें मैं क्या कह सकती हूँ मैं सोचती हूँ, मेरी ये सोचती, मैं सोचती हूँ कि हर जो है माँ बाप, बेटी जो है, बहन है, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इकट्ठे होंगे तो हमें सबको फ़ायदा है। अकेला बंदा किसी भी चीज़ में, आप बिजनेस में कर लो, किसी भी फैमिली में कर लो, फैमिली भी अभी हम ऐसे, जब तक हम आपस में यूनाइटेड नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, हमें वो फ़ायदे नहीं होंगे। इसी तरह हमें औरतों को भी हमें इकट्ठा होना चाहिए। अगर मुझे फ़ायदा होता है तो मैं अपने साथ जो 8-10 औरतें साथ लेके चलूँगी ना, तो ये चीज़ है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इकट्ठे मिलके चलें। और यहाँ जो हम जो ज़िम्मेदारी, जो हम ये पॉलिटिक्स की भी बातें करते हैं, हमें कोशिश करनी कि सबको, मैं कहती हूँ हर बंदे को वोट दें, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि आप मुझे ना दें, मेरे कोलीग को दे दें, गार्डिकेल को दे दें, किसी को भी दें, लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि आप इस चीज़ को समझें और उनको वोट दें जिनको समझते हैं आपके लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम सबका नुकसान है। जब कोई वोट नहीं देता, सिर्फ आपका या मेरा नुकसान नहीं, हम सारी कम्युनिटी का नुकसान है। ऐसा बहुत सारी चीजें, लंबी डिबेट हो सकती है। शाह साहब आपके पास भी 1-1.5 मिनट है, इसको क्लोज करें फिर अपने मेहमान से इजाजत लें। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि बेटी ने बड़ी अच्छी बातें की। मैं एज ए फ्री क्रॉनिकल जो स्पोक पर्सन, मैं इसके साथ ये लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि हम हर रोज़ इस बात पे मैं जोर देता हूँ कि ये कानून जो है 1 जुलाई से बड़ा सख्त आ रहा है। सिर्फ ये नहीं, हमारी डेनिश नेशनैलिटी किसी वक्त भी जा सकती है। पुलिस वाला आके, कम्यून वाला आके नॉक करे कि आप ख़त्म है, आप ख़त्म है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को ये चैलेंज कर सकते हैं, वो है आपका आबर्स टिलैल्स। उसको अगर वो आपके पास है तो ये परमानेंट अपॉन टिलैल्स है, तो उसके लिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा, पुलिस को, और बताना पड़ेगा कि इस पर्सन ने ये जुर्माना किया, इसको ये जुर्म हुआ। बिल्कुल ये नए कानून है और इसके ऊपर मुझे बिल्कुल अबूर हासिल है, मैं भेज सकता हूँ आपको, आप इस पर अभी ऐसी ना बात करें। और दूसरी ये चीज़ है कि जो सख्तियाँ आ रही हैं कि जो हमें जाना है, अब हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को ये पता नहीं कि अगर वो बीमार हैं तो बीमारी के बाद 1 साल के बाद वो 2 से 3 हफ्ते की छुट्टियां लेके ऑफिशियली अपने मुल्क में जा सकती हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो इस चीज़ को क्यों नहीं आगे बार करते? मैं अब 75 का हूँ, मुझे रेस्ट करना चाहिए, मुझे अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। मैं क्यों रोज़ाना आगे ये बात करूँ? आप लोग आएँ, अपनी ड्यूटी दें, हफ्ते में 1 बार आए, 10 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, बताएं कि हमारे कम्यून के अंदर ये कानून है। अगर किसी को अपराध चाहिए, उसको कितनी पेमेंट करनी चाहिए, वो किस तरीके से अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को स्टूल चाहिए, जैसे कि लास्ट टाइम हम रुखसाना के साथ थे तो वहाँ पे बच्चों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद वो वैनिश होगी। हमें कोई कम्यून से लेटर नहीं आया कि भाई आपके पोते कैसे कर रहे हैं बदमाशी। हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं, हमने खुद ही कलेक्ट करनी है। और दूसरी चीज़ें जो है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि अब लोग मॉडर्न हो चुके हैं, लोगों के पास जो है वो सोशल मीडिया है। आप लोगों को बताएं, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुपों में लगाएं, दूसरी जगह पे अवेयरनेस दें।
और मैं बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों से बच्ची को, ये सेकंड टाइम है हमारे साथ, मैं इसकी बातें सुनकर और मुझे खुशी हुई है कि ये वो दिन दूर नहीं जब ये सोशल डेमोक्रेट में रह के ये हमारे लिए जरूर काम करेगी और करती रहेगी। जरूर इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है। मेरी कोशिश बस ये है कि जो भी है हम सब जो हैं, जितने हम खड़े हैं, वो सब जो हैं, वो सब हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि हम किसी की बेहतरी के लिए हम खड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती टाइम दिया। आपका छुट्टी का दिन था, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।